बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने तमाम टॉपिक्स जो है वो पढ़ लिए हैं और आज से स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज का पोर्शन। पेज नंबर 43 पे आपके पास आ जाते हैं एक्सरसाइज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 11th क्लास में एक्सरसाइज को जो है उसके बिल्कुल नहीं करना होता, उसका एक एक क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज से जो तरीके से तैयार करना होता है। तो आज स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज में से इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको सॉल्व करेंगे, नोट्स के साथ आंसर जो हम आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कैसे डायग्राम बनेगी, कैसे सॉल्व होंगी, ये सारा कुछ वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं जी अपने पेज नंबर 43 और पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, डिफाइन द टर्म्स। उसमें आपके पास कौन कौन सी टर्म्स है जी, यूनिट वेक्टर, पोजिशन वेक्टर एंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो अगर आप मेरे साथ समरी की तरफ मूव करो और अपना पेज नंबर 42 ओपन करो तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन अगर हम देखें इस समरी में से तो हमारे पास क्या है, द वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रीजन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर। थर्ड आ जाता था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का टॉपिक। उसकी तरफ अगर आप मेरे साथ आते हैं अपने बुक के पेज नंबर 25 पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यही आपके पास कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि component of a vector is its effective value in a given direction. A vector may be considered as a resultant of its component vector along the specified direction. It is usually convenient to resolve a vector into its components along the mutually perpendicular directions. Such components are called the rectangular components. तो ये आपके पास आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने सिर्फ बुक से मार्क करना था, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे आ जाते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होंगे सारे क्वेश्चंस नोट्स में से हमने देखने हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं कि द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव अ जीरो रिजल्टेंट। व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो मेरे साथ आ जाए जी नोट्स पे और यहाँ पे आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 2.2 का सोल्यूशन। और वो क्या पूछ रहा है कि थ्री कंपोनेंट्स हैं, उसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। और फिर क्या कहते हैं कि व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन, हमने क्या डिटरमिन करनी है, ओरिएंटेशन। तो 2.2 में आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं, वेक्टर हेड टू टेल रूल के साथ हम लोगों ने ऐड किए हैं, वेक्टर ए बी सी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एंगल 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री। अब क्या करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द सी वेक्टर। और यहाँ पे आके जब हमारे पास ये सम अप होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या देके जाएगा, जीरो। ये तो यहाँ तक हमें उस बताया हुआ जी क्वेश्चन में। अब हम ओरिएंटेशन डिटरमिन करेंगे। क्या कहते हैं जी, इफ द थ्री वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द इंटरनल एंगल 60 डिग्री एंड द एक्सटर्नल एंगल इज 120 डिग्री, देन द सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स आर जीरो। तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है कि ये क्यों ओरिएंटेशन इसकी रिजल्टेंट हमारे पास जीरो है, तो हम लोगों ने इसकी ओरिएंटेशन बताई है कि ये साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, उसके ये वेक्टर्स हैं जिसका इंटरनल एंगल 60 है, आउटर एंगल 120 है, और जब इसको ऐड किया गया है तो इसका रिजल्टेंट सम ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या आया, जीरो आया। आगे चलते हैं जी अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और वो क्या कहते हैं जी हमारे पास कि वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी नेगेटिव। किस ओरिएंटेशन पे दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव द ऑपोजिट। कब नेगेटिव होंगे और कब इसके साइंस ऑपोजिट होंगे, ये हमने देखना है। आगे आ जाए जी अपने क्वेश्चन नंबर 2.3। दो पार्ट्स हैं, कब नेगेटिव होंगे और कब ऑपोजिट होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। हमें पता है नेगेटिव कब होते हैं दोनों कंपोनेंट्स, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमने चीज पढ़ी थी। तो माइनस ए एक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया और माइनस ए वाई, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक ए वेक्टर है और यहाँ वाला एंगल हमारे पास हमेशा क्या होता है, फाई, और बाकी वाला एंगल पीछे जो आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, थीटा। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि माइनस ए एक्स और माइनस ए वाई दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो गए, दोनों केस में, इस केस में एक वेक्टर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो क्या बताएंगे जी, इफ अ वेक्टर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी नेगेटिव। दूसरा है कि ऑपोजिट साइंस कब होंगे, यानी कि अगर हम देखें कि एक दफा x नेगेटिव है और दूसरी दफा में y नेगेटिव है, और अगर एक y पॉजिटिव है तो दूसरी दफा में y नेगेटिव होगा। ऑपोजिट कैसे होगा, यहाँ पे हमने एक a वेक्टर ड्रॉ की है और a वेक्टर और माइनस a वेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस वेक्टर में देखें अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव, और x एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जबकि फोर्थ में देखें तो x एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और y एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपके पास इस तरह से फिगर आ जाती है। तो क्या बताते हैं कि when a vector lies in the second and fourth quadrant then both of its rectangular components has the opposite sign। तो जब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे हमारे पास वेक्टर, तो उसके साइंस क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये हो गया जी हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो। कहता है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो नहीं है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो आ जाते हैं जी अपने 2.4 पे। नो,
अगर एक कंपोनेंट जीरो नहीं है तो बाकी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। कैसे कि r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई जीरो। अब क्या कह रहे हैं, एक कंपोनेंट जीरो नहीं है, यानी कि आर एक्स को हमने कहा सपोज कि वो जीरो नहीं है और आर वाई को मैंने कह दिया कि वो जीरो है। इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करती हूँ आर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, आर इक्वल्स टू आर एक्स। तो इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज जीरो but other is not zero, then magnitude of the component is equal to the other vectors but not the zero। तो जब हमारे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होकर आएगा वो दूसरे वेक्टर के इक्वल होगा, बल्कि जीरो नहीं होगा। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ में क्या कहते हैं, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, कि क्या वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकता है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, 2.5 पे हमारे पास नो, कि वेक्टर का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स के प्लस आर वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। आर एक्स को मैंने कहा कि जीरो के इक्वल नहीं है और आर वाई को मैंने कहा कि जीरो के इक्वल है। सेम वही प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए r की वैल्यू मेरे पास आ गई आर एक्स। The magnitude of the vector is always greater। मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का वो हमेशा ग्रेटर होता है देन इट्स कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड। इन अबव केस में बी इक्वल टू द अदर कंपोनेंट्स व्हेन वन कंपोनेंट इज जीरो। एक चीज याद रखनी है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। लेकिन ऊपर केस में क्या बताया जा रहा है कि एक कंपोनेंट जीरो होने की वजह से इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहते हैं जी, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की क्या वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं। इसको परफॉर्म करते हैं। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैसे, नो एंड r इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो हमने सिर्फ नो पे लिखे क्वेश्चन को खत्म नहीं करना, उसकी जस्टिफिकेशन देनी, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती मैग्नीट्यूड की। आर एक्स को मैंने कह दिया ये नेगेटिव आर एक्स है और आर वाई को मैंने कह दिया नेगेटिव आर वाई। ठीक है, उसकी वैल्यूज को मैंने क्या कर दी, नेगेटिव। अब मैंने इसे फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट किया। अब आर एक्स की वैल्यू मेरे पास होगी माइनस आर एक्स और आर वाई की वैल्यू होगी माइनस आर वाई। इसका मैंने स्केयर लिया, माइनस माइनस प्लस आर एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस आर वाई स्केयर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। तो इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और वैल्यू। तो जो आंसर कैलकुलेट होकर आएगा वो स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस। हमारे पास जब स्केयर होता है तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाती है। अगर यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू हो जाती है -5 -2 हो जाता, तो अगर मैं -5 का स्केयर लेती तो 25 आ जाता, 2 का स्केयर लेती तो क्या आ जाता, 4 आ जाता, माइनस का स्केयर हो जाता, प्लस हो जाना था। 25 + 4 करती आंसर क्या आ जाता, 29। तो वैल्यू क्या आनी थी, पॉजिटिव में। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर वैल्यूज जो है मैग्नीट्यूड की वो हमारे पास नेगेटिव आ ही नहीं सकती, कि कंपोनेंट में हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर भी देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें क्या कह रहे हैं, if a plus b equals to 0, what can you say about the components of the two vectors। अगर a plus b 0 के इक्वल आ रहा है वेक्टर्स का, देन हम component of the two vector के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो 7th क्वेश्चन का आंसर देखें कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू 0, a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर, axi कैप प्लस ayj कैप इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ bxi कैप प्लस byj कैप। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, अगर मैं दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो क्या होगा, ax माइनस bx, ay प्लस b माइनस by। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाता है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि कंपोनेंट्स सेम होंगे लेकिन हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, हम इसको जस्टिफाई करेंगे पहले कि ax इक्वल होता है हमारे पास a cos थीटा के और y वाला कंपोनेंट हमारे पास आता है a sin थीटा और हमने थीटा लेना होता है जी 45। sin 45 और cos 45 जब आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ a cos 45, तो मेरे पास आंसर आ जाता है a/√2 और ay इक्वल्स टू a sin 45 a/√2। इट मीन्स ax इक्वल्स टू ay इक्वल्स टू a/√2। इट मीन्स के 45 के बाद हमारे पास दो एंगल्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, एंगल 225 एंड 315। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल, तो मैग्नीट्यूड कब इक्वल होता है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, at an angle of 25 degree and an angle of the 315 degree। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो कंपोनेंट्स का ऑफ वेक्टर आर इक्वल। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं
के सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहे हैं जी, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? क्या हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? एक्सप्लेन करना है हमने 2.9 को, और वो क्या है, नो स्केलर्स आर एडेड इनटू द स्केलर्स बाय अ सिंपल अलजेब्रा वेयर एज वेक्टर्स आर एडेड इनटू द वेक्टर बाय अ वेक्टर अलजेब्रा। Therefore, it is not possible to add a vector quantity to the scalar quantity. Vector algebra में हमारे पास आता है टू टेबल होता है, और बाकी कुछ अलजेब्रा के होते हैं जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस नहीं किए हुए। सिर्फ आंसर में हमने बताना है कि स्केलर और वेक्टर आपस में ऐड नहीं हो सकते। स्केलर के लिए हमें सिंपल अलजेब्रा चाहिए होता है, जबकि वेक्टर के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर? क्या हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? ये हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। वो क्या कहते हैं जी, नो वेक्टर्स आर एडेड इनटू वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर एडेड इनटू द स्केलर। ठीक है, अब नल वेक्टर क्या है, वेक्टर है, जबकि जीरो एक सिंपल हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स को कभी भी हम स्केलर्स में ऐड नहीं कर सकते, ऊपर हमने पढ़ा जीरो इज अ स्केलर बट एंड नल वेक्टर इज अ वेक्टर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या कहा जा रहा है कि टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी जीरो? उनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या उनका सम जीरो हो सकता है? ये हमने बताना है। उसमें क्या बताएंगे हम लोग, नो द सम ऑफ द टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स होंगे तो कैसे होगा, अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो 2, दूसरा है -5, तो क्या उसका सम जीरो होगा? नहीं। अगर मेरे पास वेक्टर होगा +2 और -2 तभी जीरो होगा। तो वो क्या कहते हैं कि सम ऑफ द टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। द सम ऑफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल टू जीरो इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो मैंने आपको फर्दर ऑर्डरली एक बात बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है। The sum जो है दो वेक्टर्स का कब जीरो होता है, if they have the same magnitude but opposite in direction or subtracted from each other. Thus, in above situation, their sum may have some minimum value. तो इस केस में कोई एक मिनिमम वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसमें क्या कहा जा रहा है, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। ये हमने बतानी है यहाँ पे कि क्या कहा जा रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। 12 हमारा क्वेश्चन है और उसमें हमने क्या बतानी है पहले, 12 क्वेश्चन को अगर दोबारा देखिए, क्या आ जा रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द इक्वल लेंथ्स हैं, उनका सम एंड डिफरेंस हमने बताना है कि क्या उसका परपेंडिकुलर आएगा और सेम लेंथ का आएगा कि नहीं। तो हमने एक फिगर बनानी है इस तरह से, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। यहाँ पे मेरे पास हुआ जिस सम फिगर 1 में आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नीचे मैंने किया जी सब्ट्रैक्ट, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर इसका कॉम्पोनेंट, और आर प्राइम यानी कि रिजल्टेंट इसका डिफरेंस के साथ कैलकुलेट होकर आया, तो आर रिजल्टेंट प्राइम इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिगर 1 का अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल लूंगी, आर सॉरी इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट लूंगी तो मेरे पास क्या, अंडर रूट लेके हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। सिंपली हमारे पास कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेशक आप लोग स्किप कर दें वरना कंफ्यूजन होगी। रिजल्टेंट निकालना है, कैसे आएगा, ए वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। फिगर 2 की तरफ आ जाए, उसमें क्या होगा, आर प्राइम स्क्वायर, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकालें अपना सारा कुछ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और दूसरा हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर प्राइम, आर जो है सिंपल आर हमारे पास है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर प्राइम, यानी कि लेंथ हमारे पास क्या हो गई, सेम। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, therefore sum and difference of the two perpendicular vectors are also perpendicular to each other and of the same length। तो हमारे पास लेंथ भी सेम होगी और उसके हमारे पास क्या होंगे, आपस में वो परपेंडिकुलर भी होंगे। तो यहाँ तक था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया जी अपने टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल है जी हमारे पास 21 और बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनको थोड़ी सी ज़्यादा फोकस भी रिक्वायर्ड होगा और वो थोड़े से लेंथी भी हैं और थोड़े से डिफिकल्ट भी आते हैं हमारे पास। मुझे उम्मीद है कि आज के जितने हमने क्वेश्चन किए वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इनके साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे फेक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।